नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई जुमे की नमाज की तस्वीरें दिखाएंगे। ये नमाज उस जगह पढ़ी गई जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और यहां एक साथ हजारों लोग इकट्ठा हुए। सोचिए, नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति को किस तरह फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल दिया है। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट ही तो कहेंगे, जिसे चुनाव आते ही भुनाने की रणनीति शुरू हो जाती है। बंगाल में हुमायूं कबीर को लगता है, नेता हैं, एमएलए हैं, उनको लगता है कि चुनावों से पहले बाबरी मस्जिद का ऐलान करने का दांव उन्हें बंगाल चुनाव में किंग मेकर बना देगा। इन तस्वीरों में क्या हो रहा है हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती दिखाएंगे। अभी अभी आपने आज तक पर देखा होगा, आज तक ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव किया था जब हम लोगों ने व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति से क्रेमलिन में जाकर 100 मिनट से ज्यादा की बातचीत की थी और वो इंटरव्यू पूरे विश्व में वायरल हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है, घनघोर बेइज्जती से कहते हैं। ये बेइज्जती तुर्कमेनिस्तान में एक बैठक में हुई जिसमें रशिया के राष्ट्रपति पुतिन शामिल थे। यहां शहबाज शरीफ को पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना था, लेकिन पुतिन ने शहबाज शरीफ को पहले तो 40 मिनट इंतजार करवाया, फिर मुलाकात कैंसिल कर दिया। ये जो आप चेयर देख रहे हैं, इस चेयर पर शहबाज शरीफ बैठा ही रह गया, सामने पुतिन आए ही नहीं। 40 मिनट इंतजार किया और फिर फोन आकर इनको बताया गया कि भाई कैंसिल, पुतिन आपसे नहीं मिलेंगे। और इससे पहले आपने देखा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और भारत में बड़ी बैठक के लिए आए थे, जो एनुअल समिट होता है व्लादिमीर पुतिन। लेकिन पाकिस्तान का हाल देखिए। इसके बाद उन्होंने एक बार और शहबाज शरीफ को इग्नोर कर पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि 6 खाड़ी देशों ने धुरंधर फिल्म पर क्यों बैन लगा दिया, जबकि ये फिल्म लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इन देशों का कहना है कि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस बैन से धुरंधर फिल्म और पाकिस्तान का सच। ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके से आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। ये वही इलाका है जहां अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो जगह दी गई है वहां तो नहीं बना रहे, वहां कोई पैसा भी नहीं दे रहा उसको बनाने के लिए। बनानी है कहां? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। ये वही इलाका है जहां अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और आज हम पहली बार इस जगह पर हजारों लोगों ने एक साथ जुमे की नमाज पढ़ी है। हुमायूं कबीर जो नेता है वहां का, जो ये सब कुछ उकसा रहा है लोगों को, उसका दावा है कि ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से बाबरी मस्जिद की जमीन पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और इन लोगों ने इस मस्जिद के लिए दिल खोलकर दान भी दिया। आप सबसे पहले इस भीड़ को देखिए और ये सोचिए कि जहां अभी मस्जिद की एक ईंट तक नहीं रखी गई है, जहां वहां पर कैसे लोगों का एक पूरा हुजूम आता है। क्या हुमायूं कबीर ने इन सबको आयोजित तरीके से वहां बुलाया नहीं? सब लोग खुद ही स्वतः उमड़ कर आ गए? क्या सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया? अब लोग ये कह रहे हैं कि अब हर शुक्रवार जुमे की नमाज इसी जमीन पर पढ़ी जाएगी। देखिए, अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर इस तरह की भीड़ जुटना कोई सामान्य बात नहीं है। वहां आसपास के इलाकों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद मिलने वाली है। क्या आपने ये सोचा है कि जब
अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन तक अलग से आवंटित की गई थी। तब मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों करा रहे हैं? तो इसका कारण है, और वो कारण है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में इन दंगों के कारण कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालात ये थे कि उस वक्त ज्योति बसु की सरकार दबाव में आ गई थी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तनाव था उसमें नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद प्रमुख थे। वही मुर्शिदाबाद जहां आज हुमायूं कबीर इसी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इनमें भी एक इलाका ऐसा था जहां 447 गरीब हिंदू परिवार रहते थे, जिनके घरों को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। यह जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिसर्च पेपर में लिखी है और मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो कैम्ब्रिज प्रेस यूनिवर्सिटी की इस जो लेख है उसी में पूरी जानकारी दी गई है और लिखा है कि 447 परिवारों ने अपने घर खो दिए। 39 झुग्गी बस्तियों को जलकर मौत हो गई। जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे झुग्गी वासी थे। बेटिया ब्रिज एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। सुलगता हुआ मलबा उस हिंसा की कहानी बयां कर रहा था जिसने इस इलाके को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी संवेदनशील है। पिछले 3 दशकों में जब भी बाबरी मस्जिद को लेकर वहां कोई कार्यक्रम हुआ, उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल हुए और आज हुमायूं कबीर इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो 1992 के वक्त सांप्रदायिक तनाव से गुजरने वाले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे, उस सेंटिमेंट को नए सिरे से वो उकसाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन मिलेगा और इस समर्थन को वो विधानसभा चुनाव में इनकैश भी करा पाएंगे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करती हूं और आज आपने शुरू में ही देखा होगा कि हमने फिक्स डिपॉजिट कहा था। ये वोट बैंक का वो फिक्स डिपॉजिट है जिसको करने में महारत हासिल रखते हैं हमारे नेता। हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किंग मेकर बनना चाहते हैं। आपने एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो पैसा होता है जिसे आप एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा कर देते हैं और इसके बदले में फिर बैंक आपको इन पैसों पर ब्याज देता है और जब आपको जरूरत होती है तो आप इस एफडी को तोड़वा भी सकते हैं, तोड़वा कर बैंक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 90 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं हुमायूं कबीर। देखिए, अब हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। वो एफडी वाला जो पूरा मामला है ना, उसको समझिए। एफडी वाला मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है और हमने एआई के जरिए ये वीडियो बनाया है। ये फुल स्क्रीन दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है। हमने सोचा कि जब तक इसको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा तब तक पूरा मामला सामने आएगा नहीं और इसीलिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तब वो इस एफडी को तुड़वाकर मुस्लिम वोटों से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? ये मुस्लिम वोटों की मदद, जिससे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का किंग मेकर बनना चाहते हैं। 294 कुल सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर 90 सीटों पर कुछ ना कुछ कमाल हो गया तो किंग मेकर बन जाएंगे हुमायूं कबीर। इन्हीं सीटों पर हुमायूं कबीर चुनाव में जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोटों का फिक्स डिपॉजिट करा लिया है, जो इस भीड़ में भी नजर आ रहा है। आप खुद सोचिए, अगर 2 लाख से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेकर आए
और अब तक इस मस्जिद के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दे चुके हैं, तो हुमायूं कबीर ने कितना सोच समझकर चुनाव में पहले बाबरी मस्जिद का ये पूरा दांव खेला होगा। सिर्फ मस्जिद नहीं बनवा रहे वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे। और ऐसा नहीं है कि बाकी नेता ऐसा नहीं कर रहे। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिए, जो बीजेपी के घुसपैठियों के मुद्दे के खिलाफ वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा उठा रही हैं। अपने नए बयान में उन्होंने लोगों से यह कहा है कि अगर उनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण वोटर लिस्ट से हट जाता है तो वो रसोई के बर्तनों से अपनी लड़ाई लड़े और इसे बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। सुनिए। नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र आछे तो जेगुलो दिए रान्ना करें आछे तो प्राणे शक्ति आछे नाम काटले धरबेन तो छेड़े देबेन ना तो मेয়েরা सामने लड़ाई करबे और छेलेरा पेछने थाकबे। तो देखा आपने, ममता बनर्जी कह रही है नाम नहीं होगा तो फिर किचन में आपके जो भी बर्तन है उससे लड़ाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है उनमें पहले नंबर पर है असम। असम में 34% मुसलमान रहते हैं। ये लक्षद्वीप जहां पर 97% है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर, केरल है, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, 68% के साथ जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है असम 34% के साथ, और उसके बाद है केरल जहां पर 27% मुस्लिम आबादी है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि शुरुआत होती है और उसके बाद से 27% आबादी ही पश्चिम बंगाल में है। तो आप देखिए केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, 27% है। वहीं पर आप देखिए लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में 19% है। तो कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में और 27% आबादी अच्छी खासी आबादी होती है। और इसीलिए इसको टारगेट करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ये आंकड़े हमने इसीलिए आपको दिखाए क्योंकि इन्हीं 5 राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। आज भी अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हंगामा है, इसका कारण यही है कि जो मतलब खास तौर का वोट बैंक है उसको समझाने में, उसको समझने में, वो ना टूट जाए, वो ना हमसे दूर हो जाए, इसीलिए तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूं क्योंकि 2 तस्वीरें हैं। यह समझ पाएंगे आप कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या अलग हो रहा है। सबसे पहले आप ममता दीदी के बंगाल को देखिए, जहां इसी साल 11-12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी और इसके बाद 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करके मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब जिस मुर्शिदाबाद में सिर्फ 7 महीने पहले इतने भयानक दंगे हुए, आज उसी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है, जबकि इसमें हुमायूं कबीर पर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा है। कोई दूसरा राज्य होता तो धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन इस मामले में हुमायूं कबीर को सिर्फ टीएमसी की तरफ से सस्पेंड किया गया, पार्टी से सस्पेंड। लेकिन वो जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, लगातार उकसा रहे हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? अभी हुमायूं कबीर का जो मन कर रहा है वो वैसा ही करते जा रहे हैं, जबकि मुर्शिदाबाद का इलाका बहुत संवेदनशील इलाका है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल जब संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था तब वहां हिंसा भड़क गई थी, आपको याद होगा। खूब पत्थरबाजी हुई थी पुलिस पर, पहले वीडियो में देखिए। ये 24 नवंबर 2024 की घटना है। उस वक्त कुल 29 पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हुए थे, लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। जिन पत्थरों से दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया था, उन्हीं पत्थरों से संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में आज एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है, बन गई है पुलिस चौकी। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अलग है।
संभल में इस पुलिस चौकी का निर्माण दीपा सराय इलाके में हुआ है। ये जगह संभल की जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वही जामा मस्जिद है जहां 24 नवंबर 2024 को हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था और इन्हीं पत्थरों से इस पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। इसे बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न्याय वाला मॉडल बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2021 में जब इसी जगह पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था तब कुछ लोगों ने वहां सांप छोड़कर इस निर्माण को बीच में ही रुकवा दिया था। यहां पुलिस चौकी बनाने का इसलिए विरोध होता था क्योंकि अकेले इस इलाके में संभल के 18 हिस्ट्री शीटर अपराधियों का घर है। इनमें संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसका घर इस पुलिस चौकी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है और यह अपराधी दुबई में छिपा हुआ है। इस पुलिस चौकी का उद्घाटन 9 साल की एक मुस्लिम बच्ची से कराया गया है, जिसे आप देख रहे हैं। नाम है जुनैरा और इस बच्ची का कहना है कि वो अपने इलाके में पुलिस की मौजूदगी होने से खुश है। सोचिए, एक जमाना था जब यहां पुलिस को आने नहीं दिया जाता था और अब योगी सरकार में यहां पर पुलिस चौकी बनी है और ये बच्ची उसका उद्घाटन कर रही है। और उसके उद्घाटन पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। देवी दुर्गा को राक्षसों की संहारक कहा जाता है, माना जाता है। देखिए, ओम गायत्री नृत्यम छंदसोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः ह्रीं अदोः परिक्रमति सतधारं वदोः परिक्रमति सहस्रधारं मा देवता सुविधा। क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है इस पूरी उद्घाटन से? सरकार ने अच्छा करा इस चौकी को बनवाकर क्राइम कंट्रोलिंग है। हमारे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर काफी विवाद और बहस भी होती है, लेकिन एक सच ये है कि इस योगी मॉडल को उन राज्यों की सरकारों ने भी अपनाया है जहां विपक्षी पार्टियों का शासन है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर को ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी है। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि ड्रग से जुड़े मामलों में सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी, जिसमें अपराधियों और तस्करों के घरों को बुलडोजर से गिराना शामिल है। सुनिए। हमने उन सभी लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने घर नशे के तस्करों को किराए पर दिए थे। हमने इतनी कड़ी कार्रवाई की है कि ऐसे लोगों के घरों तक को गिरा दिया है। नशे के खिलाफ हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मामलों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आलोचना की है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों की सरकारों ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर इस मॉडल को अपनाया है और इसके पीछे 2 कारण हैं। आपको याद होगा, पहला कारण यह है कि इससे त्वरित कार्रवाई की भावना आती है और लोगों को यह लगता है कि सरकार अपराधियों को लेकर गंभीर है, और दूसरा, इससे अपराधियों में भी एक डर रहता है कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम बुलडोजर एक्शन का समर्थन नहीं करते, लेकिन यह बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर को कानून व्यवस्था का नायक बनाकर पेश किया गया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। साल 2020 में जब गैंगस्टर विकास दुबे के साम्राज्य पर बुलडोजर चला, तभी से इसे योगी मॉडल में कानून व्यवस्था का नायक माना गया। यहां तक कि जब वो चुनाव जीते तो सड़कों पर उनके समर्थक और उत्तर प्रदेश के लोग छोटे छोटे बुलडोजर के मॉडल्स लेकर निकल गए जश्न मनाने। आज आप भी देखिए कि गोवा का अग्निकांड हो या बिहार की आपराधिक घटनाएं, अलग अलग राज्यों में सरकारें बुलडोजर एक्शन को मिसाल बना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद योगी मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। आपको यह बताते हैं कि आज गल्फ यानी खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये सभी देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मुस्लिम देशों ने यह कहते हुए धुरंधर फिल्म पर बैन लगाया है कि ये एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है, और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, बेल बॉटम, फाइटर और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को भी इन खाड़ी देशों ने रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
बड़ी बात यह है कि इन खाड़ी देशों की 6 करोड़ की आबादी में 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। आबादी 6 करोड़, उसमें भी 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। लेकिन इसके बावजूद धुरंधर फिल्म इन देशों में रिलीज नहीं होगी और कारण सिर्फ यही है कि इन देशों की फिल्म अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि धुरंधर फिल्म एक पाकिस्तान विरोधी फिल्म है। खुद पाकिस्तान का मीडिया अपने कार्यक्रमों में यह झूठ फैला रहा है कि धुरंधर फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। मतलब इस देश को हो क्या गया है? इस फिल्म में बताई गई एक भी बात सच नहीं है। पाकिस्तान इस फिल्म को अपने खिलाफ दुष्प्रचार बता रहा है। देखिए, पूरा देश पैरानॉइड हो गया है। मतलब समझ नहीं आता क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि धुरंधर ने पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया है। बड़ी बात यह है कि जब खाड़ी देशों ने इस फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है, तब विदेशों में रहने वाले पाकिस्तान मूल के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसके इतिहास और सच्ची घटनाओं को पेश करती है। तो जो पाकिस्तान से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने ये मूवी देखी है, वो खुद भी पाकिस्तानी है, वो बता रहे हैं कि फैक्ट्स पर है और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि खुले दिमाग के साथ खोलिए। वैसे ऐसा कहना और ऐसा मांगना बहुत ज्यादा हो जाता है पाकिस्तानियों से, लेकिन जिस पाकिस्तान ने कभी आतंकवादियों को समर्थन देने की बात स्वीकार नहीं की, जिसने कसाब को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया, जो पाकिस्तान आज भी आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका जैसे देशों से मदद देता है, वो पाकिस्तान आखिर खुद कैसे ये मान सकता है कि उसके यहां भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क काम करता है? और धुरंधर फिल्म में यही सच दिखाया गया है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के पास इस फिल्म का विरोध करने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो सच को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वो इस पूरी फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहा है और ये कह रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट, सोचिए, प्रधानमंत्री ने लिखी है। इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी रोना धोना कर रहा है क्योंकि 11 दिसंबर तक धुरंधर फिल्म ने सिर्फ भारत में 218 करोड़ रुपए कमा लिए और ये फिल्म भारत के लोगों को देशभक्ति से भर रही है। आम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क चलाता है। एक जमाना था जब भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को डोजियर सौंपता था और आम लोगों तक ज्यादा बातें नहीं पहुंचती थी। उन्हें यह पता नहीं चलता था कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। लेकिन अब फिल्मों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान के आतंक का सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है और लोग भी पाकिस्तान की करतूतों पर हैरानी जता रहे हैं। वैसे आज आपको यह वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की एक शादी में धुरंधर फिल्म के टाइटल ट्रैक पर लोग डांस कर रहे हैं और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाते हैं। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। विश्वास नहीं होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ के साथ तुर्कमेनिस्तान में क्या कर दिया है। तुर्कमेनिस्तान में दरअसल इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट फोरम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई नेता शामिल हुए। अच्छा, कुछ ही दिन पहले आपने देखा था व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे और न सिर्फ प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट में उनको रिसीव किया, 7 गाड़ी में घर ले गए अपने, जहां पर उनका डिनर हुआ, बल्कि अगले दिन भी गजब गर्मजोशी के साथ दोनों मिले और दोनों ने बातचीत की। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ? ये जो सामने आप कुर्सी देख रहे हैं ना खाली, शहबाज शरीफ ने सोचा था कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, बायलैटरल, और राष्ट्रपति पुतिन भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और ये सोचकर शहबाज शरीफ एक मीटिंग हॉल में राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार करने लगे। अब ये बूट पॉलिश पीएम इंतजार कर रहा है। 40 मिनट बीत गए इंतजार करते करते, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए आए ही नहीं। हद तो तब हो गई जब शहबाज शरीफ परेशान होकर उस मीटिंग हॉल में पहुंच गए जहां राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति एर्दोआन की बैठक चल रही थी। बड़ी बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ने शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं की। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई कि क्या बताएं कितनी बेइज्जती हुई, आप खुद देखिए। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो यह मानकर चलिए कि बेइज्जती आपकी किस्मत में लिख दी गई है। तुर्कमेनिस्तान के इस मीटिंग हॉल में एक कुर्सी पर शहबाज बैठे हैं और दूसरी कुर्सी खाली है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर लेगा, लेकिन पुतिन ने शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया
और फिर भी मिलने नहीं आए। काफी देर बेइज्जत होने के बाद शहबाज गुस्से में उठे और बगल वाले उस मीटिंग हॉल में चले गए जहां तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और पुतिन की मीटिंग हो रही थी। यहां भी पुतिन ने शहबाज को भाव नहीं दिया तो 10 मिनट बाद वो यहां से भी बेइज्जत होकर निकल गए। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की औपचारिक मुलाकात के अलावा पुतिन ने शहबाज को अपने पास तक भटकने नहीं दिया। शहबाज की इस बेइज्जती ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई है। तो यह शहबाज शरीफ को समझ आ गया होगा कि वो चापलूसी करके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तो अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन उन नेताओं में बिल्कुल नहीं आते जो अपनी तारीफें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन अलग स्वभाव है उनका, वो जानते हैं कि किस देश को कितना महत्व देना है। उन्होंने पाकिस्तान को असली जगह दिखा दी। अब हम आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस इंटरव्यू के कुछ अंश दिखाना चाहते हैं जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। एजेंडा आज तक के मंच पर मैंने कल हेमंत बिस्वा शर्मा का लगभग 1 घंटे लंबा इंटरव्यू किया जिसमें मैंने मुसलमानों को लेकर उनके नजरिए पर बात की। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें अपनी किडनी दे सकते हैं लेकिन अपना वोट नहीं देंगे। सुनिए। आप बोल सकते हैं कि इसका एक प्रभाव रहा, लेकिन आप इतना सिंपलिस्टिक बता देगा कि लोग चुनाव 10,000 के लिए देते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट द वे पीपल वोट फॉर। ठीक, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं। मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा से यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम उन्हें किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, और इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? वो सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग पर्देदारी, देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड। ये पूरा इंटरव्यू आप कल रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कैसे बनते चले जा रहे हैं योगी के बाद। अब वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा धरना आंदोलन एक दिन पहले हिंसक हो उठा और अब ये बड़ा रूप ले सकता है क्योंकि अगले हफ्ते किसानों की महापंचायत बुलाई गई है जिसमें राकेश टिकैत शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। किसान इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री के लगने से यहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान होगा। प्रशासन का कहना है कि इस फैक्ट्री को लगाने में सभी नियम कानून का ध्यान रखा गया है। देखिए क्या हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन और भी तेज हो गया है। अब स्थानीय किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने 17 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया और नाराज आंदोलनकारियों ने एथेनॉल फैक्ट्री फूंक डाली। इस फैक्ट्री के विरोध में किसान करीब 15 महीने से धरना दे रहे थे।
जब उन्हें हटाया गया तो वो आक्रोशित हो उठे और ट्रैक्टर से हमला कर फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी और वाहनों में आग लगा दी। अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 40 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अगली खबर, पिछले लंबे समय से संसद में शायद ही कोई मुद्दा रहा हो जिस पर सरकार और विपक्ष एक साथ आए या आरोप प्रत्यारोप के बिना चर्चा आगे बढ़ी हो, लेकिन अब लग रहा है कि प्रदूषण जैसा जरूरी मुद्दा इस मामले में एक नजीर बनेगा। राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि विपक्ष ब्लेम गेम नहीं करेगा, इसीलिए सरकार प्रदूषण खत्म करने के लिए योजना बताए, जिस पर सरकार भी चर्चा के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्ष की ओर से कोई ब्लेम गेम नहीं होगा और वो सरकार का सहयोग करेंगे और उन्होंने केंद्र सरकार से वायु प्रदूषण से निपटने का अगले 5 साल का प्लान पूछा। You know, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. किरण रिजिजू जी। राहुल गांधी के सुझाव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BAC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. प्रदूषण जो किसी खास वर्ग या जाति की समस्या नहीं बल्कि हर किसी के लिए समस्या है। अगर ऐसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष गंभीर चर्चा करते हैं और इसका समाधान खोजते हैं तो ये बड़ी बात है और देश के लोग भी यही चाहते हैं। बिहार में इस बार सरकार के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। बात बिहार की, चर्चा डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ऑफिस को लेकर है। पहले वो सरदार पटेल भवन से काम करते थे, लेकिन अब मुख्य सचिवालय में उनका चेंबर बनाया जा रहा है जहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और करीब रहकर काम कर पाएंगे। 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है। बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री। बिहार में गृह मंत्रालय संभालने के बाद से सम्राट चौधरी एक्शन में है। वहां अपराधियों पर एक्शन के साथ बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऑफिस मुख्य सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि पहले वो सरदार पटेल भवन से गृह विभाग संभाल रहे थे, जो कि मुख्य सचिवालय से थोड़ा दूर है। अब मुख्य सचिवालय में गृह मंत्री के नए चैम्बर का निर्माण हो रहा है। यहां 2 मंत्रालयों को मिलाकर हाईटेक चैम्बर बनाया जा रहा है और इसके साथ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जा रहा है। मुख्य सचिवालय में चैम्बर शिफ्ट होने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्यादा करीब रह पाएंगे। अगली खबर, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मतलब है कि एक मुसीबत से बचे, दूसरी मुसीबत में जा अटके। लेकिन सोचिए, कोई व्यक्ति आसमान से गिरे, एयरक्राफ्ट के पंख पर अटक जाए तो क्या हो? सांसें अटक जाए। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एक स्काई डाइवर का पैराशूट एयरक्राफ्ट के पंख में फंस गया और फिर क्या हुआ वो भी आप देखिए। मैंने भी, चूंकि ये पैराशूट से, अगर आप बोलिए तो ये स्काई डाइविंग मैंने की हुई है, तो मुझे एहसास है कि उन लम्हों में क्या बीती होगी इस शख्स पर। हवा में सांसें कैसे अटकती हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जब एक स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैराशूट अचानक खुल गया और ये पैराशूट विमान के पिछले विंग में फंस गया, जिससे पैराडाइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया। इसी समय वीडियो में बाकी पैराडाइवर भी एयरक्राफ्ट से कूदते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान पैराजंपर ने पैराशूट की सभी 11 रस्सियां काट दी और खुद को आजाद कराया। विंग में फंसे इस स्काई डाइवर ने बाद में अपना मेन पैराशूट खोलकर लैंडिंग की। यह घटना सितंबर की है, लेकिन वीडियो अब जारी किया गया है। सोचिए, आपके आसपास अचानक जमीन धंसने लगे और बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं, क्या स्थिति होगी।
अब बात हम सीधा स्काई डाइविंग के बाद तुर्की की कर रहे हैं, जहां एक इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है, वहां सैकड़ों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में भूजल यानी ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत खतरनाक है और सिंचाई में पानी का इस्तेमाल होने से इस पूरे इलाके की जमीन इतनी सूख चुकी है कि जमीन अब धंस रही है। ये तस्वीरें भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में भी 60% इलाका ऐसा है जहां तेजी से भूजल संकट गहराया है और अगर ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति का हमें सामना ना करना पड़े। देखिए, तुर्की के मध्य इलाके कोन्या प्लेन में एक अजीबोगरीब समस्या बढ़ती जा रही है। वहां करीब 700 बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अचानक से किसी भी जगह मिट्टी धंस जाती है और बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये तुर्की का अनाज उत्पादक इलाका है। यहाँ खेतों के बर्बाद होने से दोहरी समस्या पैदा हो रही है। अब किसान ट्रैक्टर चलाते हुए भी डरने लगे हैं कि कब जमीन धंस जाए। ये गड्ढे अब आवासीय इलाकों में भी हो रहे हैं। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को वजह माना जा रहा है। बारिश ना होने से भूजल स्तर गिर रहा है और मिट्टी धंस रही है। अभी 2 दशक पहले तक अच्छे करियर का मतलब था क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉट बनना। किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए बस, फिर देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो जाना है। देश के युवा इस तरह की नौकरियों और जिम्मेदारियों को निभाकर पैसा और सम्मान दोनों हासिल करते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में एक नए तरह की इंडस्ट्री मार्केट में आई है, कंटेंट क्रिएशन। कुछ साल पहले तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियोस बनाना बेरोजगारों का शौक माना जाता था, लेकिन यह अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और इसमें काम करने वालों को कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति का औसत स्क्रीन टाइम जानते हैं कितना है? 4 से 5 घंटा। अब इन 4 से 5 घंटों में लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अलग अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशन सब में बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया को समय देने वाले भारतीय दिन में कम से कम 1 घंटा, अधिकतम 3 घंटे, सोचिए, रील्स देखते हैं। सिर्फ रील्स, फुल फ्लेजेड काम है ये। इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है। इसीलिए भारत में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है और हर दिन देश के युवा इस इंडस्ट्री के जरिए पैसा कमाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा पाते हैं? भारत में इस वक्त करीब 25 लाख डिजिटल क्रिएटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके औसतन 1000 या उससे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। ये लोग हर रोज कोई ना कोई पोस्ट जरूर करते हैं। अगर हम इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर लें जो नियमित रूप से पोस्ट नहीं करते तो संख्या 40 लाख तक पहुंच जाती है। डिजिटल क्रिएटर्स के फॉलोअर्स को लगता है कि ये लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये भ्रम है। कम से कम सबके लिए ये कहना गलत है। नियमित रूप से जो वीडियोस बनाने वाले 25 लाख कंटेंट क्रिएटर्स में से केवल 8 से 10% यानी करीब 2.5 लाख लोग ही हैं जो पैसा कमा पाते हैं। आप सोचिए कि यह संख्या कितनी कम है। यह कमाई भी उन्हीं लोगों की है जिनके पास बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हो। सच यह है कि सामान्य तौर पर जो कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं उनकी कमाई फिक्स नहीं होती। अगर आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं तब तो सैलरी आनी है, लेकिन वहां पर मामला फिक्स नहीं है। अनुमान है कि वो हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपए ही कमा पाते हैं और ये कमाई हर महीने होगी या नहीं ये भी तय नहीं है। करीब 90% कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट कमाई का मुख्य जरिया नहीं होता है। कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कुछ खास तरीकों से होती है। इसमें पहला है विज्ञापन, दूसरा है ब्रांड प्रमोशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन, चौथा कोर्सेज करवाना और पांचवा वर्कशॉप करवाना। कमाई का यह जरिया ट्रेंड्स पर आधारित होता है। जैसे देखिए, किसी कंटेंट क्रिएटर का कोई अनोखा वीडियो लोगों को पसंद आया, अब वो धीरे धीरे वायरल हो गया। अब ऐसे में वो धीरे धीरे इन तरीकों से कुछ ही महीने में पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप उसी तरह की वीडियोस बार बार बनाते हैं तो शायद उसको लोग पसंद ना करें, फिर आप नीचे जाने लगते हैं। करीब 75% कंटेंट क्रिएटर्स मानते हैं कि उनकी कमाई का मुख्य एरिया इंस्टाग्राम के लिए मिलने वाली ब्रांड डील्स है। इसमें वो किसी खास ब्रांड की तारीफ करने वाले वीडियोस बनाते हैं। ब्रांड्स भी कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर रखते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के हिसाब से पैसे देती है। 1000 से 10,000 फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड डील से करीब 5,000 रुपए पोस्ट पे मिलते हैं। 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स को 80,000 रुपए
पर पोस्ट। अगर फॉलोअर्स 1 लाख से 5 लाख तक है तो कंटेंट क्रिएटर्स 5 लाख रुपए प्रति पोस्ट तक कमा लेते हैं। इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील से पैसा कमाने के अलावा कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब विज्ञापनों से भी खूब पैसा कमाते हैं। यूट्यूब अपने विज्ञापनों के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो के हिसाब से 30 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 1000 व्यूज तक देता है। कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई सब्सक्रिप्शन के जरिए होती है, वैसे भी हो सकती है। मतलब फॉलोअर्स उनके किसी खास कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, प्रीमियम फॉलोअर्स बनने के लिए, कि भाई जो भी वो डाले मुझे जरूर दिखे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। या कोई वीडियो वो ऐसा करते हैं कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने हों। ऐसे तमाम तरीकों से हर महीने कुछ और पैसे बन जाते हैं। इस तरीके पर बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हालांकि पैसा कमा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन देकर कई कंटेंट क्रिएटर्स अलग अलग कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स आयोजित करवाते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को आज का ट्रेंड सेटर माना जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स उनकी इसी प्रसिद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक स्याह पहलू यह है कि ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स का करियर 3-4 साल ही होता है। इसके बाद ट्रेंड्स बदल जाते हैं, व्यूज फॉलोअर्स कम होने लगते हैं, ब्रांड्स नए चेहरे तलाशने लगते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। नमस्कार।